छोटे एकांत गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसकी पत्थर की दीवारें सदियों के उपयोग से घिसकर चिकनी हो गई थी। ये कुआं गांव की जीवन रेखा था जो पीने, खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए पानी उपलब्ध कराता था। लेकिन ये महज पानी का ही स्रोत नहीं था, ये एक रहस्यमय अफवाह का केंद्र था जिसके बारे में गांव वाले तभी आवाज में बात करते थे। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अफवाह में कुएं की तलहटी में रहने वाले एक भयानक जीव का जिक्र था। एक ऐसा राक्षस जो रात के अंधेरे में पानी निकालने की हिम्मत करने वालों की आत्माओं को खा जाता था। गांव वालों ने इस अफवाह को गंभीरता से लिया क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ से कई लोग गायब हो चुके थे। जो लोग सूर्यास्त के बाद कुएं पर गए थे वो फिर कभी नहीं देखे गए। शाम होते ही कुएं को हमेशा सील कर दिया जाता था। उसका भारी लकड़ी का ढक्कन मजबूती से लगा दिया जाता था और सूर्योदय होने तक किसी को भी उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन सभी अफवाहों की तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे, जो इन कहानियों को महज पुराने अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते थे। याकूब भी उन्हीं लोगों में से एक था। 15 साल का वो जिद्दी और अड़ियल लड़का कुएं में रहने वाले किसी जीव की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसने अनगिनत बार कुएं से पानी निकाला था और कभी कुछ नहीं हुआ था। उसके लिए ये चेतावनियां बीते हुए कल से चिपके बूढ़े लोगों की कोरी बकवास थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था और गांव रात की खामोशी में डूब रहा था, याकूब की मां ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा। वो दिन भर व्यस्त रही थी और शाम के खाने के लिए पानी नहीं बचा था। याकूब एक पल के लिए हिचकिचाया, खिड़की से बाहर पड़ते अंधेरे को देखा, लेकिन फिर उसने अपनी घबराहट को नजरअंदाज कर दिया। कुआं तो बस एक कुआं था और वो किसी काल्पनिक जीव से नहीं डरता था। खाली घड़ा उठाकर याकूब ठंडी शाम की हवा में बाहर निकल पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों से होकर गुजरती हवा की हल्की सरसराहट ही बस उसके कानों में सुनाई दे रही थी। आसमान गहरा बैगनी रंग का था। सूर्य की आखिरी किरणें फीकी पड़ रहे थे और तारे टिमटिमाने लगे थे। कुआं गांव के बीचों बीच स्थित था और पुराने पत्थर मंद रोशनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे। जैसे ही याकूब पास पहुंचा उसे हल्की ठंड महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान आगे काम पर लगा दिया। उसने घड़ा कुएं के किनारे रख दिया और भारी लकड़ी का ढक्कन उठाया। जोर लगाते हुए उसके मुंह से हल्की आवाज निकली। कुएं के अंदर की हवा ठंडी और नम थी, जिसमें गीले पत्थरों की हल्की सी मिट्टी जैसी गंध थी। याकूब ने बाल्टी को रस्सी से बांधा और उसे कुएं में नीचे उतारा। जैसे जैसे रस्सी अंधेरे में नीचे जाती गई, उसकी चरमराहट की आवाज वो सुनता रहा। बाल्टी पानी में छपछपाहट के साथ गिरी और याकूब ने उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश की। काम करते हुए उसके विचार कहीं और भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर पहुंचने वाली थी उसने कुछ सुना। धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली लेकिन मौजूद एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज, जैसे गहरे पानी के बुलबुले उठ रहे हों।
याकूब थोड़ी देर रुका, भौहें चढ़ाकर, फिर उसने सिर हिलाया। शायद ये कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजने वाली पानी की आवाज ही थी। उसने बाल्टी को पूरी तरह ऊपर खींचा और अपना घड़ा भर लिया, लेकिन जैसे ही वो ढक्कन बंद करने के लिए झुका, उसे नीचे अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो झुककर कुएं में झांकने लगा। पानी शांत था, ऊपर तारों का प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसकी सतह पर लहरें फैलने लगी। नीचे कुछ हिल रहा था, कोई बड़ी और धीमी चीज गहराई से ऊपर उठ रहे थे। जैसे ही वो प्राणी पानी से बाहर निकला, याकूब की सांस अटक गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मांस और नसों का एक भयानक चिपचिपा ढेर, जिसका शरीर नमी से चमक रहा था। उसकी बगलों से लंबे रेशेदार भुजाएं निकली हुई थी, जो नुकीले जालीदार उंगलियों में समाप्त होती थी। उसका चेहरा भयानक सपने जैसा था। उसकी आंखें एक अस्वस्थ हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। उसका मुंह नुकीले टेढ़े मेढ़े दांतों से भरा एक खुला हुआ मुंह था। वो प्राणी याकूब की ओर घूर रहा था। उसकी आंखें याकूब की आंखों में टिकी हुई थी और उसने पानी के बुलबुले जैसे गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके शब्दों ने याकूब की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे भूख लगी है और तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। जैसे ही उस प्राणी की लंबी भुजाएं तेजी से फैली और याकूब के पैर को जकड़कर उसे किनारे की ओर खींचने लगी, याकूब दहशत से भर उठा। उसने संघर्ष किया, लात मारी और पत्थरों पर पंजे मारे, लेकिन प्राणी की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो उसे कुएं के अंधेरे चौड़े मुंह की ओर घसीटता हुआ ले गया। उसका ठंडा गीला शरीर सांप की तरह उसके चारों ओर लिपट गया। याकूब चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कड़कड़ाहट में उसकी आवाज खो गई, क्योंकि वो जीव उसे कुएं में खींच ले गया। अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया। ठंडा पानी उसके सिर पर छा गया और वो जीव उसे गहरे गड्ढे में खींचता चला गया। याकूब ने आखिरी बार अपनी ही चीखों की गूंज सुनी, जो पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे, और फिर सब कुछ शांत हो गया। रात के सन्नाटे में गूंजती चीखें ग्रामीणों ने भी सुनी और मशाले लेकर कुएं की ओर दौड़े, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। कुएं का पानी गहरा लाल हो चुका था और लकड़ी की बाल्टी खाली सतह पर तैर रहे थे। वो प्राणी गायब हो चुका था, गहराई में विलीन हो गया था। याकूब का कोई निशान नहीं बचा था। अगले कुछ दिनों में गांव के बुजुर्गों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उसे भारी पत्थरों से ढक दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि वो इसके बारे में फिर कभी बात ना करें। लेकिन उस जीव की कहानी जिंदा रही। रात में कुएं के पास से गुजरने वाले बच्चों के बीच फुसफुसाहट के रूप में सुनाई देती रही। वो कहते थे कि वो जीव अभी भी कुएं की तलहटी में रहता है। अंधेरा होने के बाद पानी भरने वाले अगले आदमी का इंतजार करता है, और आधी रात के सन्नाटे में अगर आप काफी करीब खड़े होते हैं
तो भी आपको बहुत नीचे से आती हुई हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती। उस जीव की हलचल की आवाज़ जो भूखा है और अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस रात स्टेशन पर रुकना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं चाहता तो किसी होटल में चला जाता, अगर चाहता तो किसी जान पहचान वाले को फ़ोन कर लेता, लेकिन उस समय मुझे लगा कि एक छोटा सा स्टेशन, कुछ घंटे और एक बेंच, इसमें क्या ही हो सकता है। मैं गलत था। स्टेशन छोटा था, 2 प्लेटफॉर्म, पीली रोशनी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। जनवरी की ठंड हड्डियों में उतर रहे थे। कोहरा धीरे धीरे जमीन से उठकर प्लेटफॉर्म पर फैल रहा था, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था। टिकट खिड़की पर ताला लटका था। सिर्फ दूर एक बल्ब टिमटिमा रहा था जो बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था। मैं लोहे की बेंच पर बैठ गया। बेंच इतनी ठंडी थी कि कुछ ही सेकंड्स में मेरा शरीर सिहर उठा। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि अपनी ही सांसें भारी लग रहे थे। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बहुत पास से गुजरकर हवा को हिला दिया हो। मैं तुरंत सिर उठाया। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक वहम मात्र है। रात, ठंड और थकान मिलकर दिमाग से खेल रहे हैं। मैं दोबारा बैठ गया। कुछ ही पल बाद मुझे जमीन पर कुछ दिखा। पैरों के निशान, नंगे पैरों के। वो निशान सीधे प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ जा रहे थे। मुझे अजीब लगा, क्योंकि इतनी ठंड में कोई नंगे पैर कैसे चल सकता है, और वो निशान ऐसे थे जैसे अभी अभी ही बने हों। मैंने गर्दन उठाकर उसी दिशा में देखा। वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में एक लड़की, बाल खुले हुए। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। उसकी नजरें नीचे पटरियों पर जमी थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति। मैंने पहली बार उसे देखकर सोचा कि शायद उसकी भी ट्रेन छूट गई होगी, लेकिन जितना ज्यादा देखता गया उतना ही कुछ गलत लगने लगा। इतनी ठंड में भी वो कांप नहीं रहे थे। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तभी स्टेशन की लाइट अचानक झपकी और एक पल के लिए बुझ गई। जब लाइट वापस आई तो मेरे दिल की धड़कन रुकने को हो गई। वो लड़की अब पहले से भी ज्यादा पास खड़ी थी। मैंने साफ देखा, वो चली नहीं थी। जैसे किसी ने उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी मुझे हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, टूटी हुई। ऐसी हंसी जो कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंजती हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हंसी अब भी मेरे बहुत पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज आई। मेरे मन में थोड़ी राहत हुई। घोषणा हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरेगी। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अब मेरी ओर देख रहे थे। उसका चेहरा पीला था, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी
वो ये थे कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आज अमावस्या है ना? उस सवाल के साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी रुक गई। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन उसी पल ट्रेन तेज आवाज के साथ प्लेटफॉर्म से गुजर गई। शोर इतना ज्यादा था कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। ट्रेन गुजर गई, लेकिन लड़की वहीं थी। अब वो पटरियों पर खड़ी थी। तभी किसी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। वो चौकीदार था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखों में डर साफ दिख रहा था। मत देखो, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने मुझे जबरदस्ती पीछे खींचा। जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि वो लड़की अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठा रही थी और अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले ही पल वो धुंध की तरह हवा में घुल गई। चौकीदार ने बताया कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर अमावस्या की रात एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। तब से हर अमावस्या वो यहाँ दिखाई देती है। जो उसे देख लें, जो उससे बात कर लें, वो डर जिंदगी भर नहीं छोड़ता। मैं सुबह होते ही स्टेशन से निकल आया, लेकिन आज भी जब किसी सुनसान स्टेशन पर ठंडी हवा अचानक रुक जाती है तो मुझे पता चलता है वो कहीं आसपास ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। गांव के बाहर मौजूद वो शमशान दिन में भी डरावना लगता था, और उस रात तो अंधेरा ऐसा था जैसे आसमान ने आंखें मूंद ली हो। बादल इतने नीचे झुके थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लो। चिता की लकड़ियां अभी भी सुलग रहे थे। उनसे उड़ता धुआं हवा में नहीं घुल रहा था, बल्कि जमीन के पास ही तैर रहा था, जैसे किसी ने रास्ता घेर लिया हो। हरिराम की मौत अचानक हुई थी। किसी बीमारी की बात कही गई, लेकिन गांव में सब जानते थे कि उसकी मौत मामूली नहीं थी। अंतिम संस्कार आधी रात के बाद हुआ। कोई जोर से रोया नहीं, कुछ देर तक रुका नहीं। सब जल्दी जल्दी लौट जाना चाहते थे। मैं सबसे पीछे रह गया। जैसे ही मैं शमशान के फाटक से बाहर निकला, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया पीछे से। बहुत धीमी आवाज थी, लेकिन बहुत साफ। मैंने पलट कर देखा। चिता के पास कोई खड़ा था। वो आकृति जो कुछ मिनट पहले वहां नहीं थे। लंबा शरीर, झुका हुआ सिर और जलती लकड़ियों की रोशनी में चमकती आंखें। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी परछाई आग की उल्टी दिशा में पड़ रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तेज चलना शुरू किया। शमशान से गांव तक जाने वाला रास्ता संकरा था। दोनों तरफ घना जंगल। हवा जब पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई हंस रहा हो। मेरे कदमों की आवाज अजीब तरह से लौट कर आ रहे थे, जैसे कोई मेरे पीछे बिल्कुल उसी चाल से चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद मुझे फिर महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। मुझे किसी के सांस लेने की आवाज साफ आ रहे थे, भारी, धीमी और बिल्कुल मेरे कान के पास से। मैंने रुकने की हिम्मत की, तभी मेरे सामने रास्ते पर कुछ गिरा दिखा। एक कंगन, वही कंगन जो हरिराम की पत्नी उसकी चिता पर रख कर आए थे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने कंगन उठाने के लिए झुकने की गलती कर दी। उसी पल किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, ऐसे मत छुओ।
मैं उछलकर पीछे हटा। कोई नहीं था, लेकिन कंगन अपने आप रास्ते के बीच से सरक कर झाड़ियों में चला गया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। जो मोड़ सीधे गांव की तरफ जाता था वो गायब था। पेड़ और पास आ गए थे, अंधेरा गाढ़ा हो गया था। तभी मुझे बच्चों के रोने की आवाज आई। पहले एक बच्चा, फिर 2 और फिर दर्जनों। आवाजें हर दिशा से आ रहे थे, कुछ मेरे पीछे से, कुछ झाड़ियों के अंदर से। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रोने के साथ साथ हंस भी रहे थे। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी यादों को खुरेद रहा हो। अचानक रास्ते के बीच एक आदमी खड़ा दिखा। सफेद कपड़े, जले हुए हाथ और चेहरा ऐसा जैसे आग से अभी अभी निकला हो। वो हरी राम था। उसकी आंखें खुली थी, मुंह से धुआं निकल रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन काली पड़ रही थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी मेरे पीछे से बहुत सारी उंगलियां मेरे टखने को छूने लगी। मैंने नीचे देखा, मिट्टी के अंदर से हाथ निकल रहे थे, सैकड़ों हाथ। वो मेरे पैरों को पकड़ रहे थे, खींच रहे थे, जैसे मुझे नीचे ले जाना चाहते हो। मैं जोर से चीखा। उसी पल किसी ने मेरे माथे पर जोर से फूंक मारी। सब कुछ अचानक थम गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा था। मेरे सामने गांव का पुजारी खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे मुझे उठाया और तेजी से चलने का इशारा किया। हम चलते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचने के बाद उसने बताया कि शमशान से लौटते समय जो सबसे पीछे रह जाता है वो सबसे पहले दिखाई देता है। आत्माएं उसे अपना रास्ता समझ लेती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से मेरे शरीर पर जलने के निशान दिखने लगे। सपनों में वही रास्ता, वही हाथ, वही आवाजें आने लगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब कभी कभी आधी रात को मेरे पैरों में मिट्टी लग जाती थी, जैसे मैं नींद में शमशान तक जाकर लौट आता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको कोई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।